हाय दोस्तों, मैं सुशील कुमार। आप लोग देख रहे हैं विश्व विज्ञान वार्तालाप यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे बीएड से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज हम देखेंगे चैप्टर पाठ्य पुस्तक लिंग स्कूल एवं समाज, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का पहला पहला चैप्टर स्कूल समाज, लिंग स्कूल और समाज, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर स्कूल सोसाइटी का आज हम पहला चैप्टर देखेंगे लैंगिक मुद्दे और उनकी प्रमुख अवधारणाएं क्या क्या है। जेंडर स्कूल की कंसेप्ट आज हम देखेंगे पहले चैप्टर के अंतर्गत लैंगिक मुद्दे और उनकी प्रमुख अवधारणा क्या क्या है। लैंगिक मुद्दे में आज हम देखेंगे इस पार्ट में जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, उनको आज हम एक एक क्वेश्चन करके उनको वर्णित करेंगे। आज हम लोग देखेंगे लिंग स्कूल और समाज, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन लैंगिक असमानता से आपका क्या अभिप्राय है। लैंगिक असमानता तथा संख्यांक की विस्तृत विवेचना कीजिए। What do you mean by the difference in the gender? Discuss the detail, the statistics and the different gender. आंसर है लैंगिक असमानता की परिभाषा और संकल्पना क्या है। कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंट जेंडर। लिंग सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। ये जो लिंग होता है वह सोशल कंस्ट्रक्ट है। सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुए समाज में पुरुष और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है, जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में पुरुष लिंग और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के संबंध है, जहाँ पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह लिंग को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिए, जबकि सेक्स से मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषताएं होती हैं। लिंग असमानता को समान शब्दों में इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि लैंगिक आधार पर, लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं की कमजोरी जाति वर्ग के रूप में माना जाता है। वह पुरुषों की एक अधीनस्थ स्थिति में होती है। वे घर और समाज दोनों में शोषित, अपमानित, आक्रमित और भेदभाव से पीड़ित होती है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव एक काया अजीब प्रकार दुनिया में हर जगह प्रचलित है। भारतीय समाज में तो बहुत ही अधिक मात्रा में प्रचलित है। लैंगिक असमानता भारत के विभिन्न वैश्विक लिंग सूचकांकों में खराब रैंकिंग को प्रदर्शित करती है। यूएनडीपी के लिंग असमानता सूचकांक 2014 में 152 देशों की सूची में भारत 127वें स्थान पर था है। सार्क देशों संबंधित देशों में केवल अफगानिस्तान ही अफगानिस्तान से केवल भारत ऊपर है। विश्व आर्थिक मंच पर वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2014 में विश्व के 142वें देश की सूची में भारत 114वें स्थान पर है। यह सूचकांक के 4 प्रमुख क्षेत्र में लैंगिक अंतर की जांच करता है। पहला है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा शैक्षिक उपलब्धियां, तीसरा है राजस्व, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। अगला, इन सभी सूचकांकों के अंतर्गत भारत की स्थिति इस प्रकार है कि आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, राजनीतिक सशक्तिकरण। ये दोनों वैश्विक सूचकांक लिंग समानता के क्षेत्र में भारत की खेदजनक स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। बस केवल राजनीतिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत का कार्य सराहनीय है, लेकिन अन्य सूचकांकों में इनकी स्थिति बहुत ही खेदजनक है और इस स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत ही अधिक प्रयास करने की जरूरत है। लैंगिक असमानता तथा संख्यांकी।
जेंडर डिफरेंट एंड द स्टैटिक्स। लिंग असमानता विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है और भारत में जो सूचकांक सबसे अधिक चिंता का विषय है वह निम्न प्रकार का है। पहला है कि भारत का जो ये है यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या पहला है सूचकांक, दूसरा कन्या बाल हत्या, तीसरा बच्चों का लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ग, ये 919 है, यानी कहने का मतलब इनकी जो उम्र की अनुपात होती है ये इतना है। चौथा लिंग अनुपात 943, पांचवा महिला साक्षरता 46%, मातृ मृत्यु दर 1 लाख जीवित जन्मों के प्रति 178 लोगों की मृत्यु। ये ऊपर वर्णित सभी महत्वपूर्ण सूचकांक में से कुछ सूचकांक है जो देश की महिलाओं की स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। कन्या भ्रूण हत्या और बाल कन्या हत्या सबसे अमानवीय कार्य है और ये बहुत ही शर्मनाक है कि ये सभी प्रथाएं भारत में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। न हुआ ये आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि कानूनों अर्थात प्रसव पूर्व निदान की तकनीकी यानी विनिमय और दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994 के बावजूद आज भी लिंग परीक्षण के बाद गर्भपात अपने उच्च स्तर पर है। मैक्स फर्सन द्वारा किए गए एक शोध के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि भारत में लगभग 1 लाख अवैध गर्भपात हर साल केवल इसीलिए कराए जाते हैं कि क्योंकि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़की का भ्रूण होता है। 10वां इसके कारण 2011 की जनगणना के दौरान एक खतरनाक प्रवृत्ति की सूचना सामने आई कि बाल लिंग अनुपात 0 से 6 साल की आयु वाले बच्चों का लिंग अनुपात 919 ही है, जो पिछली जनगणना 2001 से 1 से 8 अंक कम थी। ये आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि लिंग परीक्षण के बाद गर्भपात की संख्या में कुछ वृद्धि हो रही है। 11वां जहाँ तक पूरे लिंग अनुपात की बात है वो 2011 की जनगणना के दौरान ये 943 था, जो 2001 की जनगणना के मुताबिक जनगणना में 933 की तुलना में 10 अंक की वृद्धि हुई थी। यद्यपि यह एक अच्छा संकेत करता है, लेकिन फिर भी लिंग अनुपात में वृद्धि थोड़े से हुई, लेकिन ये अभी भी पूरी तरह से महिलाओं के पक्षपात में नहीं है। 12वां 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता 82.14% की तुलना में महिला संरक्षण 65.48% थी। ये अंतराल भारत में महिलाओं के साथ व्यापक असमानता को प्रदर्शित करता है। साथ ही ये इंगित करता है कि भारतीय महिलाओं की शिक्षा की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। 13वां ये सभी संकेत लिंग समानता और महिलाओं के मूलभूत अधिकारों की ओर से भारत की निराशाजनक स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए प्रत्येक साल भारतीय सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करती है ताकि इसका लाभ महिलाओं को प्राप्त हो। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इतने कार्यक्रमों के बावजूद के लागू होने के कार्यक्रमों के लागू किए जाने के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आ रहा है। ये परिवर्तन तभी दिखेंगे जब समाज में लोगों के मन में पहले से बैठी हुई विचार और रूढ़वादिता को बदला जाए। जब समाज खुद लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं समझे या न करे और लड़कियों को कोई बोझ न समझे। 14वां लिंग असमानता को दूर करने के लिए भारतीय संविधान के अनेक सकारात्मक कदम उठाए गए। संविधान के प्रस्ताव हर किसी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लक्ष्यों के साथ ही अपने सभी नागरिकों के लिए स्तर की समानता और अवसर प्रदान करने के बारे में बताती है। इसी क्रम में महिला को भी वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। संविधान का अनुच्छेद 15 भी लिंग, धर्म, जाति और अन्य जन्म स्थान पर अलग होने के आधार पर किए जाने वाले भेदभावों को निषेध करता है। अनुच्छेद 15 का 3 किसी भी राज्य को बच्चों और उनकी महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकारिता करता है।
इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी ऐसे बहुत से प्रावधानों को प्रदान करता है जो महिलाओं की सुरक्षा और भेदभाव से रक्षा करने में मदद करता है। 15वां, इस संवैधानिक सुरक्षा उपयोग के अलावा विभिन्न सुरक्षात्मक विधान भी महिलाओं के शोषण को खत्म करने और समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा देने के लिए संसद द्वारा पारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1987 के अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त करने के साथ ही इन अमानवीकृत कार्य को दंडनीय अपराध बनाया गया। दहेज प्रतिशोध अधिनियम 1961 दहेज की प्रथा को खत्म करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम 1955 अंतरजातीय या अंतर धर्म में शादी कराने वाले विवाहित जोड़ों के विवाह को सही दर्जा देने के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अनियमन और दुरुपयोग निवारण विधेयक, कन्या भ्रूण हत्या और कई और इस तरह के कृत्यों को रोकने के लिए 1991 में संसद में पेश किया गया। 1994 में पारित किया गया कि इसके अलावा संसद समय समय पर समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार लागू नियमों में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत से सुधार करती रहती है। उदाहरण के लिए भारतीय दंड संहिता 1960 में धारा 304 को दहेज केस, दुल्हन की मृत्यु या दुल्हन को जलाकर मार देने के कुकृत्य को विशेष अपराध बनाकर आजीवन कारावास का दंड देने का प्रावधान किया गया था। 15वां, इस संवैधानिक सुरक्षा उपयोग के अलावा और तमाम प्रकार की दी गई थी। 16वां, भारत में महिलाओं के लिए बहुत से संवैधानिक सुरक्षात्मक उपाय बनाए गए पर जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है। इन सभी प्रावधानों के बावजूद देश में महिलाओं के साथ आज भी द्वितीय श्रेणी के नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाता है। पुरुष उन्हें अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति करने का माध्यम मानते हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार अपने खतरनाक स्तर पर है। दहेज प्रथा आज भी प्रचलन में है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे घरों में एक आदर्श है। 17वां, संवैधानिक सूची के साथ साथ सभी प्रकार के भेदभाव या असमानताएं चलती रहेंगी, लेकिन वास्तविक बदलाव तो तभी संभव है जब पुरुषों की सोच को बदला जाए। यह सोच जब बदलेगी तब मानवता का एक प्रकार पुरुष महिला के साथ समानता का व्यवहार करना शुरू कर दे, न कि उन्हें अपना अधीनस्थ समझे। यहाँ तक कि सिर्फ आदमियों को ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी और की संस्कृति के अनुसार अपनी पुरानी रूढ़िवादी सोच बदलनी होगी और जानना होगा कि वह भी इस शोषणकारी वृत्तात्मक व्यवस्था का एक अंग बन गई है। पुरुषों को खुद पर हावी होने में सहायता कर रही है। 18वां, इसलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता है, जहां महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बन सकती हैं, जहां वे अपने डर से लड़कर दुनिया में भयमुक्त होकर जा सकती हैं, जहां वे अपने अधिकारों को पुरुष की जेब में से निकाल सकती हैं और इनके लिए उन्हें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छा भविष्य व अपनी संपत्ति की स्वयं मालिक बन सकते हैं और इन सब से भी ऊपर उन्हें मन के समय से लगाई गई सीमाओं से बाहर निकलकर चुनाव करने व अपने निर्णय खुद लेने का स्वतंत्रता मिलती है। 19वां, हम केवल उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा सहभागी लोकतंत्र आने वाले समय में और पुरुषों और महिलाओं के सामूहिक प्रयासों से लिंग असमानता की समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम हो जाएगा और हम सभी को सोच व कार्यों की वास्तविकता के साथ में सपने में पोषित आधुनिक समाज की ओर ले जाएगा। शिक्षा विमर्श क्या है? बेहतर संवाद का ही दूसरा नाम है शिक्षा विमर्श। 21वां, एक शिक्षक के सामने कक्षा से जुड़ी कई बुनियादी सवाल होते हैं, जैसे मेरी कक्षा बेहतर कैसे हो, कक्षा में सीखने सिखाने का अच्छा माहौल कैसे बने, कक्षा रुचिकर कैसे हो और कक्षा प्रभावी कैसे हो।
22वां, कक्षा से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब में एक बहुत बुनियादी उपाय नजर आता है, वह है कक्षा में बेहतर संवाद। कक्षा में शिक्षक और बच्चों के बीच आपसी बातचीत का स्तर जितना अच्छा होगा, कक्षा का स्तर भी उतना ही बेहतर होगा। दूसरे शब्दों में, दूसरे अर्थों में हम कहें कि कक्षा शिक्षण यानी क्लास टीचर या क्लास टीचिंग बेहतर संवाद की ही दूसरा नाम है। बेहतर संवाद कैसे हो? 24वां, अब सवाल उठता है कि आखिर कक्षा में शिक्षक और बच्चों के बीच बेहतर संवाद का क्या मतलब है? कक्षा में बच्चों और शिक्षक के मध्य संवाद या बच्चों के बीच आपसी संवाद या किसी के भी मध्य बेहतर संवाद का मतलब होता है कि संवाद में भाग लेने वाले सभी लोगों और पक्षों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। सभी अपनी बात बगैर किसी डर के कह सके, क्योंकि संवाद में पद, लिंग, जाति, धर्म या और किसी भी वजह से डर होने पर संवाद का स्तर बहुत ही निम्न कोटि का हो जाता है। 25वां, सामने वाले अपनी बात कहना चाहता है मगर किसी न किसी डर की वजह से वो अपनी बात को नहीं कह पाता। इस तरह का कोई भी अपराध संवाद को एक तरफा और बहुत ही अलोकतांत्रिक बना देता है, बोझिल और नीरस बना देता है। संवाद में ध्यान रखना होता है कि वक्ता हमेशा सरल भाषा का इस्तेमाल करे। सरल भाषा का मतलब है आम बोलचाल भाषा की भाषा में जिसे कोई भी आसानी से समझ सके। वक्ता अपने बात कहते समय सहज और आत्मविश्वास के साथ हो रहे। 26वां, आपस में बात कर रहे दो लोगों का एक दूसरे के प्रति भरपूर सम्मान भी होना चाहिए। अगर बात कर रहे दो लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तो बातचीत या संवाद कभी बेहतर हो ही नहीं सकता। सम्मान भी इस स्तर का ही अगर हो कि सामने होगी एक दूसरे को सम्मान नहीं करेंगे तो बातचीत अच्छा नहीं होता है। सम्मान भी इस स्तर का ही अगर सामने वाला कोई ऐसी बात कर रहा है जो पहले वाले को पसंद नहीं आए, फिर भी पहले वाला सामने वाले को सुन सके। पसंद न होने पर भी सुनने की क्षमता होना चाहिए। घनघोर असहमति होने पर भी सुनने का साहस रखना चाहिए और बाद में अपनी बात इस तरीके से रखना चाहिए और सहमति पर विरोध करना ताकि संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाया जा सके।